देखिए फर्स्ट लॉ हम लोग कल देखे। फर्स्ट लॉ क्या है? आप इस लॉ को जब पढ़ेंगे तो उसके साथ एक सेल बना के रखिए, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मैंने ये हाफ पोर्शन बनाया है सिर्फ इसका। ठीक, या तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों बना लीजिए समझने के लिए, या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन बना लीजिए, चाहे रिडक्शन बना लीजिए, कोई भी एक बना लीजिए, सिर्फ लॉ को समझने के लिए। ठीक है। अभी लॉ कहता क्या है, जैसे इसको इसका मान लीजिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे हम। अब तो होगा क्या कि ये इसमें हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में चार्ज दे रहे हैं, वो चार्ज जिससे कि हमारा ये रिएक्शंस हो सके। तो चार्ज का क्या है फॉर्मूला, आई इंटू टी, मतलब करंट, और करंट कितनी देर तक सप्लाई किया गया। तो जैसे ही चार्ज सप्लाई होगा या करंट सप्लाई होगा तो होता क्या है, इलेक्ट्रोड से इसमें जो इसका आयंस है ये निकल के जाएगा। ठीक। अभी केमिस्ट्री में हर चीज डिफाइंड है फॉर वन मोल, हर चीज डिफाइंड है वन मोल के लिए। तो फैराडे ने क्या कहा था कि जब चार्ज सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो जो ये जो आयंस रिलीज होगा, मतलब आयंस रिलीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेट हमको घटता हुआ दिखेगा ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में हमको वेट क्या है, बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये जो वेट है, ये वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। मतलब हम जितना इसमें चार्ज सप्लाई करेंगे उतना हमारा मास लॉस करना चालू हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा एनोड के लिए, मतलब एनोड के लिए कि मास लूज करेगा। लेकिन वही जब हम कैथोड की बात करेंगे तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो भी क्या होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे मास गेन करेगा इलेक्ट्रोड में। बस दोनों में यही, एनोड और कैथोड में यही फर्क है। लेकिन रिलेशन क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब हम जितना इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे या चार्ज सप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा वेट का लॉस या फिर गेन हमको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में। ये है फैराडेज का फर्स्ट लॉ। ठीक। अब देखिए फैराडे ने एक और इक्वेशन है, Q इज इक्वल्स टू N इंटू एफ। अब इसी इक्वेशन, अगर इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ये चार्ज सप्लाई है। ठीक। तो फैराडे ने क्या कहा कि जो चार्ज सप्लाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके भी हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज जो सप्लाइड है वो रिलेट करेगा किसको, तो नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एनोड से, और कहाँ पे जा रहा है, तो कैथोड में जा रहा है। ठीक। तो जितना हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं वो चार्ज कर क्या रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वहां से एनोड से निकाल रहा है और कैथोड में डाल रहा है। तो वो जो चार्ज है वो रिलेट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अलोंग विथ उसका यूनिट चार्ज। ये फैराडे है, उसने यूनिट चार्ज फैराडे डिफाइन किया था चार्ज को डिफाइन करने के लिए फॉर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये दो फार्मूला है जो हम यूज करते हैं इसमें। देन एक और फार्मूला है W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। ये 96500 है फैराडे का वैल्यू फॉर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कल भी आपको बताए थे। देन E हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है यहाँ पे, जो हम निकालते हैं जनरल नॉर्मल तरीके से। सेकंड क्वेश्चन बन गया इसका, सेकंड क्वेश्चन बनाया किसी ने? एक क्वेश्चन बनाया किसी ने, बाकी लोगों ने? सेकंड क्वेश्चन बनाया सबने? सूरज ने खाली लिखा है यस, बाकी लोगों ने? चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाइए, खत्म कीजिए फिलहाल। सेकंड बनाइए, 3 और 4 आपका होमवर्क रहेगा।
सेम ऊपर के जैसा है, लेकिन यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, मतलब आपको वॉल्यूम में निकालना है। ठीक है, यहाँ पे वेट निकालना था W और यहाँ वॉल्यूम निकालना है। इस चीज पे ध्यान रखिए, पहले में W था, यहाँ पे V है, सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, वैल्यूज को STP पे रख सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज को आप STP पे रख सकते हैं, तब बना सकते हैं। चलिए बनाइए इसको। सूरज, आपका आंसर मैच किया? ठीक, चलिए बाकी लोग बनाए, खत्म कीजिए, फटाफट खत्म कीजिए। इसमें पहले आप W निकालिए, और उसके बाद जो हम रिलेशन लिखते हैं, ठीक है, उसके थ्रू निकालिए, जो स्टाइकायोमेट्री रिलेशन है उसके थ्रू निकालिए। तब मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताऊंगा इसको निकालने के। या देखो मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट फार्मूला, आप जो स्टाइकायोमेट्री है वो आप बाद में लगा लेंगे। देखिए एक फार्मूला है, V इज इक्वल टू 22.4 इंटू W इंटू I T डिवाइड बाय 96,500 इंटू मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे जो मोलर मास होगा वो होगा आपका Cl2 का। ठीक है, तो आप पहले इस W को निकालेंगे। ये जो आपका W है यहाँ पे, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क दिखाया है, पहले आप W निकालेंगे। क्या क्या दे रखा है आपको? I दे रखा है, ठीक है, I आपको दे रखा है, देन यहाँ T दे रखा है। तो इससे आप W निकाल लीजिए और उसके बाद फिर आप इस फार्मूला में पुट करके भी बना सकते हैं। चलिए फटाफट फार्मूला लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। आप चाहे तो आराम से अपना होमवर्क में भी कर सकते हैं इसको। हो गया लिख के? ठीक है, रोशन, रोशन सूरज दो लोग बनाए। बाकी लोग बना नहीं रहे हैं या उनका आंसर नहीं आ रहा? देखो आप इस फॉर्मूले को भी लगाइए, शॉर्टकट मेथड है, आराम से आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ।
नेक्स्ट है हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अभी कल भी आपको बताए थे लेकिन कल पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मैं वापस आपको समझाता हूँ। देखिए, हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा कि हमारे पास एक साइड एनोड होगा, हमारे पास एक साइड एनोड होगा और एक हमारा कैथोड होगा, मतलब एक कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन इस जगह पे फैराडे ने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने सीरीज में बैटरीज को बनाया था या सेल्स को बनाया था, और यहाँ पे देखो एनोड और कैथोड जो है वो सीरीज में अरेंज्ड हैं इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, तब इन्होंने क्या कहा कि when same amount of charge is passed through different electrolytes, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या है, जो Q यहाँ पे पास कर रहा है, जो Q यहाँ पास कर रहा है और जो Q यहाँ पे पास कर रहा है, ये तीनों इक्वल होंगे, then the masses of different substances deposited। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिट करने का मतलब है एनोड से निकल के कहाँ जाएगा मास, तो कैथोड में जाएगा। तो यहाँ पे जो मास डिपॉजिट करेगा उसको यहाँ पे कहा गया है डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड at the respective electrodes will be in the ratio of equivalent masses। तो वो जो होंगे डिपॉजिट होंगे वो अपने इक्विवेलेंट मास के साथ रेशियो में रहेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा है फर्स्ट लॉ में, W इज इक्वल्स टू ई आई टी डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा। अब इसमें इस सेकेंड लॉ में क्या कहता है कि हमारे पास जो चार्ज है ये चार्ज हमारा कांस्टेंट है। ठीक, तो इसी फॉर्मूला में आप देखो जो ये आई टी है ये हमारा चार्ज है, दैट इज क्यू। तो क्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई ई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 96500। अभी ऊपर कांस्टेंट है और नीचे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है या नंबर है सिर्फ, और ये नंबर भी एक कांस्टेंट ही है। तो W बाई ई इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। मतलब कि जब हम एक सेल को यहाँ देख रहे हैं, जब हम सिर्फ ये पहला सेल का हम बात करें तो इसका जो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होगा वो कांस्टेंट होगा, और जब हम दूसरे की बात करेंगे तो इसका जो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होगा वो कांस्टेंट होगा। जब हम तीसरे की बात करेंगे तो इसका जो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा ये भी कांस्टेंट ही होगा। ठीक, क्योंकि तीनों एक सीरीज में अरेंज है तो हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या, W बाई ई किसके लिए, तो फर्स्ट सेल के लिए इज इक्वल्स टू W बाई ई किसके लिए, तो सेकेंड सेल के लिए इज इक्वल्स टू W बाई ई किसके लिए, थर्ड सेल के लिए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इस तरीके से हम आगे भी डिफरेंट सेल्स के लिए हम चल सकता है, अगर तीन से अधिक सेल हो तो उसे भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। तो सेकेंड लॉ हमारा यही कहता है कि अगर चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारा जो वेट होगा रिस्पेक्ट जो ये वेट डिपॉजिट कर रहा है, जैसे यहाँ देखिए जो डिपॉजिट वेट है ये डिपॉजिटेड वेट कहा जाता है, और रेशियो होगा किसका, तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर। ठीक है, तो इसी चीज को फैराडे ने सेकेंड लॉ में समझाया था। अब देखिए इसमें हम जब हमारे पास ये जो तीन ड्राइंग्स है इसको हम कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, तो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है, एक तो H2SO4 का सोल्यूशन है, एक है CuSO4 का सोल्यूशन, एक है AgNO3 का सोल्यूशन। तो जब हम एक सेल को दूसरे सेल से रिलेट करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन कैसा लिखाता है, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर। मतलब ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कॉपर है इन दोनों का रेशियो को हम इक्वेट करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि यहाँ पे WH बाय EH इज इक्वल्स टू W कॉपर डिवाइडेड बाय E कॉपर। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमको ये रिलेशन देखने को मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए, हम इसको जब नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे लेके जाएंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा। ये जो इक्वेशन यहाँ हमने लिखा है, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो ये रिलेशन हमको यहाँ से मिलता है, इस कांस्टेंट वाले रिलेशन से। ठीक है, इसी चीज को बस ऊपर और नीचे ट्रांसफर कर दिया गया है। देन फिर जब हम सेकेंड और थर्ड कंटेनर की बात करें, जब ये सेकेंड और थर्ड कंटेनर की हम बात करें, तब फार्मूला सेम वहाँ पे आएगा। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे सिल्वर है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फार्मूले को, इस फार्मूले को ही हम ट्रांसफर करेंगे कॉपर और सिल्वर में। तो मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मास ऑफ सिल्वर, उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। उसके बाद सेम प्रोसेस हमारा ये थर्ड सेल के लिए भी चलेगा। लेकिन थर्ड सेल हम किसको किसको लेंगे साथ में, तो जब इस सेल को हम कंप्लीट करेंगे, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से एंड करेंगे, तो थर्ड सेल और फर्स्ट सेल एक साथ आएगा, 3+1। मतलब यहाँ पे थर्ड सेल और फर्स्ट सेल एक साथ है, यहाँ पे सेकंड सेल और थर्ड सेल एक साथ है, यहाँ पे फर्स्ट सेल और सेकंड सेल एक साथ है। तो 1 2 2 3 3 1 ये हमारा पूरा सीरीज कंप्लीट होता है। और इस तरीके से हम किसी भी सेल को लिख सकते हैं। ठीक है, फैराडेज के सेकंड लॉ के हिसाब से। अब यहाँ पे आप देखो, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और यूज कर सकते हैं। H2SO4 है, तो यहाँ का ZnSO4 अगर हम लिखा, ZnSO4 आपको मिल गया, तो ZnSO4 के साथ भी हम सेम कंडीशन लगाएंगे। यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जिंक चला आएगा सिर्फ। ठीक है, बस यही फर्क होता है। जो भी सेल्स है हमारा, सेल्स को हम इस तरीके से फॉर्मूला में अरेंज करते हैं। देन यहाँ पे देखिए, मैंने फॉर्मूला जो आपको डिराइव करके दिखाया फर्स्ट लॉ से, उसी चीज को यहाँ यूज किया गया है। W/E इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द इलेक्ट्रोड। देन W/H, E/H, ये एक फॉर्मूला है जो दिया गया है। देन सेकेंड मेथड देखो, मैंने यहाँ लिखा है सेकेंड मेथड वही है जो फर्स्ट मेथड से मैंने आपको डिराइव करके अभी बताया था। ठीक, इसमें एक ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये एक ये एक वैल्यू है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम्ब का ये वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन में, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है। ये तब आता है जब चार्ज जो है उसमें से करंट 1 एम्पियर पास हो रहा हो। कितने समय के लिए, तो 1 सेकेंड के लिए। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 1, चलिए इसको फटाफट बनाइए इसी इक्वेशन के थ्रू। इस लॉ को यूज कीजिए और क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास सेम करंट है। ठीक है, सेम करंट है मतलब हमको दे रखा है Q यहाँ पे सेम है। ठीक, क्या है, Q हमारे पास सेम है। इज पास्ड थ्रू सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, मतलब एक सोल्यूशन से पास हो रहा है, मतलब एक बीकर कंटेनर से पास हो रहा है। एंड क्यूप्रिक सॉल्ट कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब देखो इस जगह पे ऊपर में थ्योरी में हमने क्या देखा, हमारे पास 3 सेल हैं जो
जुड़े हुए हैं सीरीज में। लेकिन इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ कितने सेल हैं, तो 2 ही सेल हैं क्वेश्चन में, जिसमें से एक है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन यूज कर रहा है और एक क्यूप्रिक सॉल्ट का सॉल्यूशन यूज कर रहा है। अब कहता क्या है, इफ द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज 1.08 ग्राम, तो W ऑफ आपको सिल्वर दे रखा है, ठीक, कितना है, तो 1.08 ग्राम है ये, ठीक है। कहता क्या है, कैलकुलेट द कॉपर डिपॉजिटेड, तो हमको निकालना क्या है, वेट ऑफ कॉपर निकालना है, ठीक है। तो इस चीज को यूज कीजिए। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। इसमें ई लेना है आपका सिल्वर का 108 और कॉपर के लिए 31.75। सिल्वर के लिए 108 आपको लेना है और कॉपर के लिए 31.75। अब देखो, हमने तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखूँ इसमें इस सेल में, तो Ag है हमारे पास, ठीक है। अभी Ag में हमको कितना मिलता है, Ag प्लस। हमको ये पता है कि Ag जो है रिएक्शन अगर शो करता है तो ये Ag प्लस बनता है, ठीक है। अब देखिए हर जगह आपको इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ नहीं होता है, ठीक। तो आप कैसे निकालेंगे, अब जैसे Ag है Ag प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने कितना लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 11th में कि E इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट इनटू वैलेंसी, ठीक है। ये हमने पढ़ा है 11th में। अभी आप देखो क्या करना है यहाँ पे, ये जो n है ये यहाँ पे वैलेंसी लेके चलना है। वैलेंसी मतलब द कंबाइनिंग कैपेसिटी। इस कंडीशन में E जो है वो क्या हो जाएगा, तो एटॉमिक वेट जो होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का हम वही लेंगे। अब देखिए 108 ये आपका एटॉमिक वेट है, देखिए राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो मैंने लिखा है 108, ये एटॉमिक वेट है किसका, तो सिल्वर का, और ये एटॉमिक वेट है आपका एक्चुअल में कॉपर का, ठीक है। तो इसी चीज को इस क्वेश्चन में लेके सॉल्व किया गया। जिनको फॉर्मूला नहीं पता है ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू वैलेंसी। ये मैंने आपको पढ़ाया है मेरे ख्याल से, एक तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया होगा और एक मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया होगा।
लिख लिया सबने? अभी आ रहा है आवाज? देन देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डैनियल सेल। ठीक है, हमने थर्मोडाइनमिक्स में एक चीज पढ़ा था, जो हीट एनर्जी निकलता है। ठीक, तो हीट एनर्जी हमने थर्मोडाइनमिक्स में क्या पढ़ा था? चेंज इन एनर्जी। क्या देखे थे हम लोग? जो भी चीज था हमारे पास, प्रोडक्ट करते थे माइनस हम लोग रिएक्टेंट यूज करते थे। ये अगर आपको याद हो, थर्मोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था इस चीज को, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री जो चैप्टर था आपका। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हम यूज करते थे वहां पे, मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिब्स एनर्जी यूज किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो भी सेम चीज यूज किया जाता है। अब देखिए, यहाँ एक सिंपल रिएक्शन है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, तो हमको यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है Zn+2 इलेक्ट्रॉन। देन कैथोड पे हमको रिएक्शन देखने को मिलता है, कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर का इलेक्ट्रोड हमको देता है। ठीक, तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा? Zn+Cu2+, प्रोडक्ट देगा हमको Zn2++ Cu। तो ये राइट हैंड साइड वाला हमारा प्रोडक्ट हो गया और लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा रिएक्टेंट हो गया। तो गिब्स एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Zn2++ Cu। तो ये Zn2+ कहाँ है? प्रोडक्ट में है, और Cu हमारा प्रोडक्ट में है। उसके बाद रिएक्टेंट में क्या है? Zn+Cu2+। तो Zn हमारा कहाँ है? इस रिएक्टेंट में है, और Cu2+ हमारा रिएक्टेंट में। तो सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पे गिब्स एनर्जी के लिए या फ्री गिब्स एनर्जी निकालने के लिए यूज करते हैं। फ्री गिब्स एनर्जी जो है, ये हीट एनर्जी है। ठीक है, जो सिस्टम से बाहर आता है, जो उसका एक्स्ट्रा एनर्जी होता है सिस्टम से, वो बाहर निकल के आता है। देन इसका जो फॉर्मूला है, बेसिकली न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन। एन है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में यूज हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन में जो एन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रिस्पॉन्सिबल है पूरा रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। देन एफ हमारा यहाँ पे फैराडे है, जिसकी वैल्यू 96500 लेना है। और ई है यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, इसी गिब्स एनर्जी का 2 फार्मूला यूज किया जाता है, एक तो जनरल कंडीशन के लिए और एक स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जब हम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालेंगे तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और जब नॉर्मल गिब्स एनर्जी निकालेंगे तब ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। Question number 1. The standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 volt. तो calculate the standard Gibbs energy for the given reaction. जो ऊपर का रिएक्शन है, सेम रिएक्शन मैंने यहाँ दिया है। चलिए फटाफट बना के बताइए क्या आंसर आएगा इसका। डेल्टा जी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? डेल्टा जी का ये फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा या फिर ये सेकंड फॉर्मूला लगेगा?
बन गया फर्स्ट, बन गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इसको आप डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। देन यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 2, एफ का वैल्यू हो जाएगा 96500 और ई नॉट सेल का वैल्यू हो जाएगा 1.1। ठीक है, चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए। 212300, तो इसको 10 टू द पावर में लेके चले आइए। 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5, 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, आया सबका? ठीक, कुंदन का आया, सूरज का आया, बाकी लोगों का? जिनका बन गया है क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, जिनका नहीं बना है फटाफट खत्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो जो भी आप बनाएंगे, जिनका हो गया फर्स्ट नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे i के ऊपर -1 चार्ज है, लेकिन टोटल i कितना है, तो टोटल i 2 है यहाँ पे। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो जाएंगे यहाँ पे 2। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। बन गया, सेकंड नंबर बना। सेकंड नंबर क्वेश्चन बन गया। 45548। अरे इसको पॉइंट में लिखिए। 45548 आ रहा है, तो इसको आप लिखिए 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। ऐसे लिखो ना, केमिस्ट्री में लिखना सिखाए कि नहीं ऐसे? फिर 2.21230 है, इसको आप लिखिए 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, ऐसे लिखिए इसको। जो क्वेश्चंस बचा हुआ है वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अगर डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेंगे। बन गया सेकंड। -45.54 किलो जूल पर मोल। ठीक है, डेल्टा जी है, माइनस में आएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब हीट एनर्जी निकल रहा है उससे, इसीलिए ये वैल्यूज जो है ये माइनस में आते हैं।
ठीक है।